चलो। तो अब हम लोग जो मेन इसमें टॉपिक है उस पर बात करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट बहुत पुराना है। ये हर्ट्ज ने किया था लगभग 1890 के आसपास। हर्ट्ज ने अपने इक्विपमेंट को, वो अकॉस्टिक्स पे काम करते थे मेनली, इसीलिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज के नाम पर है। तो वो एक एक्सपेरिमेंट करते हुए धूप में उन्होंने सारा इक्विपमेंट रखे, सर्किट पूरा जोड़ा। उन्होंने देखा कि अमीटर की सुई हिल रही है। उन्होंने सोचा कि मैं तो बैटरी लाया ही नहीं अभी, बिना बैटरी के करंट कैसे फ्लो हो रही है। एक्चुअली बच्चों, सर्किट कंप्लीट था और धूप में रखा हुआ था, तो फोटोन टकरा रहे थे। लेकिन तब ये थ्योरी तो थी नहीं, लाइट को तो वेव माना जाता था। और लाइट एज अ वेव हम लोग ढेर सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। तो लाइट को तो सारी दुनिया वेव मानती थी। तो ये वो धूप में रखा हुआ जो सर्किट है, जो क्लोज सर्किट था, उसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है, ये दुनिया में कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब प्लैंक ने वो थ्योरी दी जो अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी, तो उस थ्योरी को अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने लगाया और हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। वही एक्सपेरिमेंट पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले, लिखाने से पहले कुछ चीजें मैं कुछ शब्दों को बता दूं। यहाँ बेटा एक शब्द आता है वर्क फंक्शन। तो पहले लिखाऊंगा, बाद में, अभी थोड़ी देर पेन मत चलाना, सुन लेना। वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से दिखाते हैं। ये फाई ऐसे बनाते हैं। तो अब सवाल यह है कि फाई क्या होता है। बिल्ली आई हुई है। अरे चलो, चल। तो हम लोग ये जानते हैं किसी भी मेटल के पीस में, अगर ये मेटल पीस है तो इसमें एक बड़ी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? अगर हाँ। मेटल पीस है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्री हम्म। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि वो पूरे मेटल पीस में मूव करने के लिए फ्री है, लेकिन मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर जाने के लिए फ्री नहीं है। हाँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई मेटल का पीस है, तो उसमें एक बड़ी, क्योंकि जितने भी मेटल हैं नॉर्मली वो सब कंडक्टर होते हैं, और हम कंडक्टर उनको बोलते हैं जिनमें बड़ी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन बाउंड हैं, ऑर्बिट में मूव करते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पूरे मेटल पीस में घूमते रहते हैं, या वो घूम सकते हैं, ठीक। लेकिन वो भी मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। इतना तो समझ में आया होगा। हाँ। सवाल ये उठता है कि क्या कभी ये संभव है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ दें और बाहर निकल जाए। अरे भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? ऐसा तो तब हो सकता है जब मतलब हम बहुत ज्यादा एनर्जी दे दें, बहुत ज्यादा गर्म कर दे वो मेटल हाँ, को। बिल्कुल बिल्कुल वही हो रहा है। तो वो कम से कम एनर्जी कितनी हो कि वो अगर आप किसी फ्री इलेक्ट्रॉन को दे दें तो वो मेटल सरफेस को छोड़ दे।
that minimum energy is actually work function. समझ पाया? हाँ। वर्क फंक्शन का मतलब दिस इज द मिनिमम एनर्जी required for the release of an electron from the surface of a conductor. अब उसके बाद वो इस सरफेस को ही छोड़ दे, यहां से बाहर निकल जाएगा। अभी तक वो फ्री था सरफेस में ही मूव करने को या मेटल के पीस में कहीं भी जाने को, अब वो इसे छोड़ दे, तो दैट मिनिमम एनर्जी इज वर्क फंक्शन। क्लियर है इतना? हाँ। तो कभी भी ये थोड़ा अलग शब्द है, तो मैंने पहले शब्द समझाना उचित समझा कि हम बोलेंगे बीच में कि वर्क फंक्शन इतना है। वर्क फंक्शन जो होता है वो मिनिमम एनर्जी है जो आप किसी फ्री इलेक्ट्रॉन को दे दें। मिनिमम मतलब उससे ज्यादा दोगे तो निकल ही जाएगा, वो तो कोई लिमिट नहीं है। हम मिनिमम में चाह रहे हैं। सो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल। इससे कम एनर्जी में काम नहीं चलेगा। हाँ, इससे ज्यादा दे दोगे तो निकल ही जाएगा। दूसरी बात ये होता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन, हमें तो लगता है ठीक है, जब फोटोन, जब धूप पड़ती है, जिसको सरल शब्दों में हम लोग धूप बोलते हैं, तो वो सरफेस पे पड़ी, वो तो हर जगह पड़ रही। वो जो इलेक्ट्रॉन बाउंड है उन पे भी पड़ी, न्यूक्लियस पे भी पड़े, बाकी जगह भी। लेकिन नॉर्मली वो ये जो है उसी पे काम कर पा रहा है जो फ्री। बाकियों पे इतना ज्यादा फर्क पड़ना है नहीं आसानी से। तो हम ये मानते हैं कि धूप पड़ी, कोई लाइट रे आई और वो किसी पर टकराई, तो माना वो फ्री इलेक्ट्रॉन से टकरा गई। अब आप ये भी समझो कि इतने ज्यादा रेज, धूप की किरणें इतनी आ रही होती हैं, तो वो सभी के सभी केवल फ्री इलेक्ट्रॉन से थोड़ी टकराएंगी। बाकी भी तो हैं, और बड़ी संख्या में वहां पर न्यूक्लियस हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन भी हैं, उनसे भी टकराती हैं, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। क्या ये बात भी क्लियर हुई? हाँ। मतलब हाँ, मतलब वो गर्म हो जाएगा, मेटल प्लेट पूरी थर्मल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होने वाला। ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन भी शायद ही कभी फ्री होते हो, हो भी सकते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है उनको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए थी, इत्तेफाक से एक फोटोन उनकी किस्मत से स्पेस से आया, उनसे टकरा गया, उसको मिल गई एनर्जी, उसने वो फोटोन एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी ले ली और वो फ्री हो गया। ये पॉसिबल है, आप सोचिए। ये आइंस्टाइन का दिमाग है बेसिकली, जो बातें हम समझ रहे हैं आज, ये 1905 में आइंस्टाइन साहब ने समझाई है बात। उन्होंने कहा कि अब जो एनर्जी मिली, सपोज हम ज्यादा चीजों पे अभी अपने आप को नहीं एंगेज करते, हम केवल उन पे करते हैं जब कोई फोटोन किस पे टकराया, किस पे गिरा, फ्री इलेक्ट्रॉन पे। वही इलेक्ट्रॉन पे। हाँ, अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने उस फ्री इलेक्ट्रॉन को इससे टकराया, फोटोन, थोड़ी एनर्जी उसकी बढ़ा दी। लेकिन अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर नहीं है, या वर्क फंक्शन से ज्यादा नहीं है बल्कि कम है, तो क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ पाएगा? नहीं। नहीं छोड़ पाएगा। हाँ, ये थोड़ा तेज घूमेगा अंदर, स्पीड बढ़ जाएगी, बाकी होना कुछ नहीं है, इसने मेटल सरफेस नहीं छोड़ना है। करंट फ्लो होने के लिए पूरे सर्किट में फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, और पूरे सर्किट में जाने के लिए बेटा फिर मेटल सरफेस को छोड़ना जरूरी है। तो हमारा ध्यान उन फोटोन पे रहेगा जिनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, जिनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। ठीक हो गया? तो अब अगर ये समझो, अगर आप यहाँ पर मेटल सरफेस है, वहां भी ये हालत होती है।
सब ऐसे होते हैं। जो बहुत पतली ब्लेड है उसको भी अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसकी जो सरफेस में ऐसा दिखेगा या नहीं, ये जो एज है, ये इतना मोटा जो है ये ब्लेड माइक्रोस्कोप में मोटा दिखाया जा सकता है, जबकि हमारे लिए वो इतना पतला होता है कि हमारे नाखून काट देता है या कहीं कट लग सकता है। ऐसा बना सकते हैं ब्लेड को। हाँ। अब एक बात सोचो, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहां पर कोई फोटोन आया और अंदर वाले इत्तेफाक से वो सीधे घुस गया अंदर, और वो इस पे टकराया, इस फ्री इलेक्ट्रॉन पे। चलो ठीक, लेकिन जरूरी है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन की जो मान लेते हैं, हमें 5 जूल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझना में। हमारा फाई जो है 5 जूल, इसका मतलब 5 जूल एनर्जी मिल जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 5 जूल एनर्जी मिलने के बाद ये किसी इत्तेफाक से सीधे ऐसे भिड़ गया किसी दूसरे एटम से, और अपनी एनर्जी काफी कुछ टक्कर में बर्बाद कर ली इसने। हो सकता है या नहीं? हाँ, हो सकता है। भाई ऐसा ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, फोटोन यहाँ से टकराया, अब ये उसी, इसको इसने एब्जॉर्व तो किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन खुद भी बहुत हल्का है, फोटोन उससे भी हल्का है। फोटोन की एनर्जी इसने ले तो ली, लेकिन फोटोन ने जिस डायरेक्शन में धक्का दिया, पता लगा उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ गया। ये अभी तक तो ऊपर था, अभी नीचे पहुंच गया और नीचे आ गया कहीं, ऐसा भी हो सकता है, फंस गया ये नीचे। हो सकता है नीचे तो मेटल बहुत नीचे तक हो। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी मिल गई, तब भी आप बाहर निकल जाएं जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ये अपनी एनर्जी औरों के साथ टकरा के बर्बाद कर दे, और ऐसा काफी होता है। केवल जो सरफेस के आसपास इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो उन्हें मिले और वो ज्यादा एटा टक्कर के बाद वापस बाहर को निकल जाएं, तो ये फ्री होंगे, ये रिलीज होंगे। क्या मैं ये समझा पाया? हाँ। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी है वो ई थी, फोटॉन से जो एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को। हर इलेक्ट्रॉन को नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोकस कर रखा हमने। तो ये मैंने लिखा है बेटा, एनर्जी ई मिली और वर्क फंक्शन फाई है। तो वर्क फंक्शन फाई मतलब, भैया बाहर निकलने में फाई एनर्जी तो लटनी लटनी है। तो जो बची हुई एनर्जी होगी, अब उसका क्या करेगा वो उससे भागेगा तेज, अगर बची होगी एनर्जी तो इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये बात समझ में आई? हाँ। एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझो, और 5 जूल वर्क फंक्शन है, मतलब बाहर निकलने के लिए 5 जूल चाहिए। मान लो 8 जूल का एनर्जी का फोटोन उससे टकराया, उसने एब्जॉर्व कर लिया, तो 8 जूल एनर्जी उसके पास हो गई। 5 जूल तो बाहर निकलने में लगनी थी, बाकी 3 जूल एनर्जी उसके पास बची। तो ये 3 जूल एनर्जी से वो भागेगा, क्योंकि एनर्जी से और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन करेगा क्या उस एनर्जी से, भागेगा। भागेगा तो काइनेटिक एनर्जी हुई ना फिर वो। हाँ। अच्छा बेटा, ये भी तो पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन को 8 जूल एनर्जी मिली, वो इसी डायरेक्शन में किसी दूसरे न्यूक्लियस से टकरा गया। न्यूक्लियस को तो फर्क पड़ना नहीं था, न्यूक्लियस बहुत भारी होता है इलेक्ट्रॉन के सामने। न्यूक्लियस ने कहा मुझसे कहाँ टकरा रहा है, जा इधर को जा, टक्कर, इलास्टिक, और उसने कोलिजन इधर को हुआ, तो पता लगा इधर 3 जूल एनर्जी खर्च कर ली उसने, और बाहर निकलने में 5 जूल खर्च कर ली। 8 जूल मिली थी, 8 जूल खर्च हो गई, बाहर तो निकल गया, लेकिन बाहर निकलने के बाद एनर्जी कितनी बची उसके पास? 0। तो पता लगा बाहर निकल के बैठा हुआ है,
इस उसी तरह, ऐसा भी हो सकता है। अब एनर्जी नहीं है, क्या करें? तो फिर ऐसे में क्या होगा? अब फिर कोई और टक्कर मारेगा उसको, तब मूव करेगा वो पीछे। अच्छा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कुछ ज्यादा एनर्जी दे भी दी, तो जरूरी नहीं है कि बची हुई एनर्जी काइनेटिक बचे सारी। हो सकता है वो टक्करों में बर्बाद कर दे इधर उधर। हाँ। तो फिर हमें ना, हाँ, ये काइनेटिक एनर्जी शब्द ना लिख के ऐसा लिखना चाहिए कि जो E-5 बचा होगा ना, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जरूरी नहीं है वो। और ऐसा भी कह सकते हैं, ई का मतलब Hc/λ, और माइनस, हाँ। और 5 को 5 रखते हैं, तो K मैक्सिमम। ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, मेन चीज समझने वाली क्या है कि आपने जितनी एनर्जी दी है, जितनी भी एनर्जी आपने दी है, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा वर्क फंक्शन मतलब बाहर निकलने में खर्च हुआ। तो जो बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है उतनी ही हो सकता है वो टक्करों में थोड़ा बर्बाद कर दे। तो ये होता रहता है। अगर ये सारी इतनी बच जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। हाँ। तो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक का कंसेप्ट है बस। इसलिए जो लास्ट में मैंने लिखी है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब के नाम पे आइंस्टाइन इक्वेशन कहते हैं इसको। अब इसमें समझना क्या है, इसको समझो। मेन चीज क्या है समझने लायक, E-5 जो है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। E-5 अगर नेगेटिव हो जाएगा, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है कभी? नहीं। तो ये नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट है, ये ई जो होना चाहिए वो 5 के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां से हमारे पास एक कंसेप्ट आता है H न्यू ग्रेटर देन 5। एच तो कांस्टेंट है, तो न्यू मिल जाएगा। इसको बोलते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर लाइट जो फोटोन आ रहे हैं, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का है या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का है, तब तो थ्रेशोल्ड को न्यू नॉट से दिखाते हैं, न्यू जीरो से। तो इसका मतलब है आपके पास कभी भी न्यू या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिरना चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का अगर फोटोन गिरा है, तो ठीक है। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी का कोई फोटोन सरफेस पे पड़ेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। यानी कि ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे अगर फोटोन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन को, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उससे मतलब वो बाहर निकल निकल सकता है। जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। इससे कम फ्रीक्वेंसी का अगर आप कितनी लाइट डाल दो, फिर ध्यान से सुनना, इंटेंसिटी कितनी बढ़ा दो आप। इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब फोटोन की संख्या। संख्या बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फ्रीक्वेंसी एक लेवल पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी को डिफाइन कर रही है। यहाँ E=H न्यू है, और E जो होना चाहिए वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। तो एच न्यू भी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब न्यू भी एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, उससे ज्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बहुत सिंपल वर्ड है।
हिंदी में बड़ा जोरदार नाम है इसका। थ्रेशोल्ड को हिंदी में कहते हैं देहली। देहली बच्चों हमारे घरों में जो पारंपरिक दरवाजा होता है, देहली उसको कहते हैं। मतलब उस पे आप जब एंट्री करते हैं तब घर में घुसते हैं, या देहली में आने के बाद घर से बाहर निकलते हैं देहली में। तो थ्रेशोल्ड वो है जहां से आप, उससे कम में नहीं चलेगा काम। दरवाजे पे आ गए आप बिल्कुल। क्या मैं समझा पाया? हाँ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट अ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। अगर थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दोगे तो जितना मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा लो, कुछ नहीं होना है। इंटेंसिटी मतलब ज्यादा फोटोनों से कुछ नहीं होना है। आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा होगी, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से सब कुछ होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आपने किसी मेटल सरफेस पे डाली तो कुछ भी नहीं होने वाला। क्या मैं ये समझा पाया? हाँ, तो क्या इसका मतलब क्या जो न्यू नॉट है इसकी वैल्यू फिक्स रहती है? हाँ, ये अलग अलग मेटल सरफेस के लिए फिक्स रहे। अलग अलग मेटल के लिए, क्योंकि बेटा ये डिपेंड करेगी वर्क फंक्शन पे। कई मेटल ऐसे हैं जिनसे फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, मतलब कम एनर्जी में निकल जाते हैं, और कईयों से निकालना बड़ा मुश्किल है। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, एक एस सी वर्मा सर ने टेबल दे रखी है। तो इनका है कि सीजीएम में जो वर्क फंक्शन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैं ऐसे समझाता हूँ, सीजीएम में कितना है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, फिर पोटेशियम में 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर सोडियम में 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर लिथियम में 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और प्लेटिनम करते करते 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं। अब ये बताओ, इनमें ये सीजीएम था सबसे ऊपर, ये लास्ट में प्लेटिनम है। आप ही मुझे बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालना किसमें आसान है? सीजियम में बिल्कुल। कम एनर्जी में निकल जा रहा है। हाँ, तो इसीलिए हर एक के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग हो जाएगी ना। हाँ। प्लेटिनम से निकालना डिफिकल्ट है, वहाँ आपको हाँ। ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये याद नहीं करना है हमने, बस हमें समझ आया कि वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्या ये बातें समझ में आई? हाँ। अब फ्रीक्वेंसी का ठीक उल्टा वेवलेंथ होता है, क्योंकि हमने कहा था कि ये 1/λ। तो अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए तो हम कहेंगे कि दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ। इससे लाइट जो है किस वेवलेंथ की डालें किसी मेटल सरफेस पे, कि वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इजेक्ट हो जाए। अगर आप और ज्यादा एनर्जी का करेंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो लैम्डा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए हम शब्द यूज करेंगे, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए जो आपने शब्द यूज किया था वो कहा था दिस इज द मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, कहा था। हाँ। तो वेवलेंथ के लिए क्या बोलेंगे? मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ। वेवलेंथ। हाँ, मतलब उससे कम वेवलेंथ की लाइट हो तो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी ना फिर। हाँ। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से अब हमें ये समझ में आ गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जो है उससे ऊपर
जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट कराना है। फोटोन पे लाइट पड़ी तो फोटोन की कुछ एनर्जी तो आपस में कोलिजन में बर्बाद हो जाती है, कुछ वर्क फंक्शन में, और अगर कुछ बच गई तो वो बाहर आके भी फिर भागते रहता है। दैट इज काइनेटिक एनर्जी। हो भी सकती है काइनेटिक, और हो सकता है उसने टक्करों में बर्बाद कर दी हो। तो बारीकी से पूरा समझ में आया या नहीं आया? आया। तो अब हम इतना ही अभी करेंगे इसको। इसके बाद हम मैं इसके वो नोट्स खुद बनाऊंगा अगर ये समझ में आया। मैं एस सी वर्मा सर का जो लिखा हुआ है वो भी भेज दूंगा फोटो खींच के। और बाकी अपनी किताबों से इसको मतलब पूरा पढ़ लेना है, समझने के बाद तब इसके नोट्स बनाने हैं। तो फिर बाद में करते हैं, अभी इतना ही कर लेते हैं।